हम जब सोचते हैं कि कभी एआई आयुर्वेदा को रिप्लेस करेगा क्या, तो ऐसे कभी नहीं होगा। बट एआई आयुर्वेदा को बेहतर बनाएगा क्या, तो डेफिनेटली वो बनाएगा। आयुर्वेदा के प्रिंसिपल ही ये है कि जैसा इंडिविजुअल है वैसी उसकी प्रकृति, और दो लोगों की प्रकृति कभी सेम नहीं होगी। अभी तक हमें किसी आयुर्वेदा के लिए एक पर्सनल एआई असिस्टेंस मिला नहीं, बट आई एम श्योर कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ेगी कि हमें भी एक सेपरेट असिस्टेंस मिलेगा। डिसाइडिंग जो है वो अप्लाई हमेशा एक इंडिविजुअल पेशेंट पे ही होता है, बट ये पावर है वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मतलब ये इंटेलिजेंट असिस्टेंट बन सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता है। ये उसका नाम ही असिस्टेंट, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम असिस्टेंट के हिसाब से बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता फ्रॉम द हाउस ऑफ एसडी हब एंड टीम एसडी टीम। आज हम कनेक्ट कर रहे हैं पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर विभावरी क्षीरसागर बेंद्रे को, जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और फाउंडर और डायरेक्टर श्री विश्व आनंद आयुर्वेदिक चिकित्सालय पुणे है। इन्होंने भारत से BA-MS की शिक्षा प्राप्त की है और यूनिवर्सिटी ऑफ केंट UK से मास्टर इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया है। डॉक्टर विभावरी का विशेष कार्यक्षेत्र प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वुमन वेलनेस, गर्भ संस्कार, पंचकर्म और होलिस्टिक लाइफस्टाइल मेडिसिन है। ये मानती हैं कि भविष्य का हेल्थ केयर क्लासिकल आयुर्वेदिक विजिटम, साइंटिफिक एविडेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के संतुलित समन्वय में है, जहां हर निर्णय का केंद्र सिर्फ पेशेंट हो। तो बिना समय गवाए मैडम से कनेक्ट करते हैं और AI और आयुर्वेद किस तरह कनेक्टेड है ये देखते हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैम, AI और आयुर्वेद सुनने में दो बिल्कुल अलग दुनिया है, तो वास्तव में AI और आयुर्वेद का कनेक्शन क्या है? तो आयुर्वेदा और एआई दोनों अलग ही दुनिया है। एट अ ग्लांस आप जब देखेंगे, एक चीज है जो 5000 साल पुरानी है और एक चीज है जो अभी नई टेक्नोलॉजी आए है, बट दोनों का माध्यम या दोनों का इंटेंशन एक ही है कि हेल्थ को बेटर करना है। तो इस माध्यम से वो दोनों का हम थोड़ा कंपैरिजन या दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ये सब हम इसमें करना चाहिए। आयुर्वेदा एक हमें डीप फ्रेमवर्क बताता है कि अंडरस्टैंडिंग है एक इंसान का, उसका प्रकृति है, उसका अग्नि है, और एआई एक ऐसे एबिलिटी है जो ये सारे हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स है, लिटरेचर है, ये सारे जो ग्रंथ इधर उधर फैले हुए हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करके फिर हम इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हमें एआई के हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो इसीलिए हम जब सोचते हैं कि कभी एआई आयुर्वेदा को रिप्लेस करेगा क्या, तो ऐसे कभी नहीं होगा। बट एआई आयुर्वेदा को बेहतर बनाएगा क्या, तो डेफिनेटली वो बनाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजिंग लिटरेचर वाली बात है वो किसी एक इंसान की बस के बात नहीं है। तो अगर एआई हमारी मदद कर सकता है, हमारा टाइम बचा सकता है, तो हम क्यों ना उसकी मदद लें। हाँ, मतलब ये इंटेलिजेंट असिस्टेंट बन सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता है। एआई उसका नाम ही असिस्टेंट, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम असिस्टेंट के हिसाब से बनाए। वो आर्टिफिशियल है, हम कभी भी उसे बंद कर सकते हैं, बट हम तो एक्चुअल है, हम वर्चुअल नहीं है। क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में विशाल नॉलेज है, तो क्या AI उसे ऑर्गेनाइज और क्लिनिकली यूजफुल बना सकता है? डेफिनेटली बना सकता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा लिटरेचर जो आयुर्वेदा का है ना, वो 5000 साल पुराना है। तो कुछ कुछ चीजें किसी के पास बहुत ज्यादा रहती है, किसी स्क्रिप्चर्स में बहुत ज्यादा रहती है, किसी लिटरेचर में बहुत ज्यादा है। एक डिसीज को हम कभी अष्टांग से पढ़ते हैं, कभी सुश्रुत संहिता से पढ़ते हैं, कभी चरक संहिता से पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें इतनी फैली हुई है, तो एक को हम हर बारी हम सब चीजें याद रख सकेंगे, पॉसिबल भी नहीं है। तो हम एआई के असिस्टेंस तब लेंगे जब हम उसको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे और वो हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके देगा कि एक डिसीज के बारे में ये अष्टांग हृदय में बताया है, ये चरक संहिता में बताया है, ये सुश्रुत संहिता में बताया है, माधव निदान में बताया है। तो उससे हम इतने अच्छे से ट्रेन कर सकेंगे कि हमें एट अ ग्लांस वो सारी चीजें पता चल जाएगी। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? एक तो हमारा वक्त बचेगा, हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस बेहतर होगा, हमें जो सिम्टम्स जो सब जगह से ढूंढने पड़ेंगे वो हम पढ़ते हैं अभी, वो हम एक ही ग्लांस में पढ़ सकेंगे, हम एफिशिएंटली ट्रीटमेंट कर सकेंगे। किसी भी वैद्य का एंड गोल क्या है कि हमें पेशेंट को जितने जल्दी और जितने बेहतरीन तरीके से ट्रीट कर पाएंगे उससे हमें करना है। तो एआई की मदद से हम ये बहुत अच्छे से करेंगे। और फ्यूचर में अभी तक हमें किसी आयुर्वेदा के लिए एक पर्सनल एआई असिस्टेंस मिला नहीं, बट आई एम श्योर कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ेगी कि हमें भी एक सेपरेट असिस्टेंस मिलेगा। मैं भी आशा करती हूँ कि बहुत जल्दी ऐसा कोई बनकर सिस्टम, ऐप या कुछ भी बनकर आया है। डेफिनेटली।
आज एआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है साइंटिफिक वैलिडेशन की। एआई इसमें क्या प्रैक्टिकल रोल निभा सकता है? तो हम जब रिसर्च करते हैं तो हम एआई की मदद से उस रिसर्च को ढूंढ सकेंगे, उस लिटरेचर के बेसिस को एक बॉक्स में हम क्रिएट कर सकेंगे, जो हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स दिखते हैं कि एक डिसीज में ये 10 चीजें हैं, उसके साथ हमें ये चीजें भी दिखती है। ये हम वैद्य लोग या फिर हमारे जो जूनियर्स रहते हैं या फिर हमारी जो टीम रहती है वो सब मिलके हम ये ध्यान में रखते ही है कि ये पेशेंट को ये हुआ था, ये पेशेंट को ये हुआ था, इन दोनों में ये सिमिलैरिटीज है और ये सिमिलैरिटीज हम इस रिसर्च में डाल सकें। अभी तक आयुर्वेदा लैक किधर कर रहा था कि जो रिसर्च था, जो किसी डिसीज का या फिर कंपाइलेशन था, डॉक्यूमेंटेशन था, वो हमारे पास नहीं था क्योंकि वैद्य को इम्पोर्टेंट था पेशेंट ट्रीट होना। और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न मेडिसिन से क्या हमें बात सीखने को मिलती है कि उनका रिसर्च बेस बहुत स्ट्रांग है, उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो हम एक बार एआई को ऑटोमेट कर देंगे कि आप सिर्फ डेटा फीड करो, वो अपने हिसाब से सब डॉक्यूमेंट कर देगा। तो ये हम एआई की मदद से रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस को बेहतरीन बनाने में हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर ऐसे एक्सेलरेट हो जाएगी हमारी रिसर्च इसके वजह से, जो अभी बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है, तो वो बेसिकली कंपेयर करेगा हमारी लिटरेचर को, वो पैटर्न्स एनालाइज करेगा, वो एक दो चीज़ों में अंतर एनालाइज करेगा और एक हाइपोथेसिस बनाएगा जो हमें रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या एआई हजारों पब्लिश्ड पेपर, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लासिकल रेफरेंस को जोड़कर डॉक्टर्स को एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने में मदद कर सकता है? सो एआई इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ है हमारी, जो हमारे पास है, हमारे सामने है। तो अगर हम किसी रिसर्च पेपर को और क्लासिकल रेफरेंस को एक साथ डालेंगे तो मॉडर्न रिसर्च हम जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो हमें डायरेक्टली एट अ ग्लांस में, तो ये हमें अभी तक गूगल पे भी मिल रहा था, या अभी तक याहू पे मिल रहा था, या अभी सर्च इंजन पे मिल रहे थे। बट अभी ये क्या होगा, ये हमारे लिए जो टेलर्ड बेस्ड रहेगा, मतलब जो एक्चुअली सिर्फ हमारे टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमें एआई अच्छे से ढूंढ के देगा और थ्रू आउट द जो टेक्स्ट है हमारे जो रेफरेंसेस है उनमें से। तो हाउएवर द क्वालिटी ऑफ द फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो एक इंसान को ही करनी पड़ेगी, वो एआई नहीं करेगा। बट फिजिशियन की जो फाइनल वैलिडेशन है उसके पहले जो प्रोसेस रहेगी वो हम उससे ले सकते हैं। यदि किसी हब पर क्लासिकल आयुर्वेदिक रेफरेंस, मॉडर्न फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल स्टडीज उपलब्ध है, तो एआई इन तीनों को इंटीग्रेट करके बैलेंस इंटरप्रिटेशन दे सकता है? यस, डेफिनेटली दे सकता है। तो एआई के पास बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे सोर्सेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी क्लासिकल रेफरेंस में से कोई हर्ब निकाले और उनका पूरा, जैसे उसका रस, वीर्य, विपाक जो हम किसी आयुर्वेदिक ड्रग के लिए मानते हैं, वो हम निकाल के एआई को दे दें, और उसके कंपैरिजन में उसको समराइज करने के लिए एक मॉडर्न फार्माकोलॉजी का भी ड्रग होगा, तो वो दोनों कंपेयर इमीडिएटली कर पाएगा और अवेलेबल क्लिनिकल जो भी स्टडीज है वो हमें एट अ ग्लांस दे देगा। तो उससे क्या होगा, ये डॉक्टर को जो रिव्यू करना पड़ता है किसी एविडेंस को, वो बहुत एफिशिएंटली हो सकेगा। तो डिसाइडिंग एविडेंस, अगेन डिसाइडिंग जो है वो अप्लाई हमेशा एक इंडिविजुअल पेशेंट पे ही होता है, बट ये पावर है वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि चाहे हमें एआई 10 चीजें दे कि ये ड्रग 100 चीजों पे काम करता है, पर एट द एंड ऑफ द डे जब हमें वो डिसीज का सिम्टम्स देखेंगे, जब हम डॉक्टर किसी पेशेंट से 1-on-1 बात करेंगे, तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा ड्रग किसको देना है। बट हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी, हमारे पास वो पूरा स्ट्रेंथ रहेगा, वो पूरा स्पेक्ट्रम रहेगा कि हम चूज कर पाए। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद तो वैसे भी प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करता है, प्रकृति सभी मनुष्यों की अलग अलग ही होगी ना मैम? सबके अलग अलग होती है। आयुर्वेद के प्रिंसिपल ही ये है कि जैसा इंडिविजुअल है वैसी उसकी प्रकृति, और दो लोगों की प्रकृति कभी सेम नहीं होती, क्योंकि इतने इंडिविजुअल बेस्ड हम जी रहे हैं, इतने इंडिविजुअल बेस्ड हमें बनाया है कि कैसे हम स्वभाव से शायद एक दूसरे के साथ सिमिलर हो सकते हैं। हम किसी चीज़ों के लिए, जैसे माता पिता और बच्चे, उनका थोड़ा बहुत बिहेवियर सेम होता है, बट पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट तो किसी का नहीं होता। तो ये सब प्रकृति हम निकालते हैं और उसके हिसाब से हम कभी भी ट्रीटमेंट देते हैं। ये हमारे लिए सिर्फ आयुर्वेदा या सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन, ये सारे साइंस के लिए ऐसा ही कि साइंस ही इसीलिए है क्योंकि वो किसी को स्टडी करना है, उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी पानी है, और उसके हिसाब से अब तो एआई भी एक साइंस है, हमारा ह्यूमनाइजेशन भी एक साइंस है। भले ही दोनों बहुत अलग अलग प्रकार के साइंस है, बट है तो दोनों साइंस। तो एक अम्ब्रेला टर्म के अंडर हम उसे थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं।
क्या भविष्य में एआई ऐसा सिस्टम विकसित कर सकता है जो पेशेंट की प्रकृति, विकृति, लाइफस्टाइल, लैब रिपोर्ट और मेडिकल हिस्ट्री को कंबाइन करके पर्सनलाइज आयुर्वेदिक रिकमेंडेशन दे सके? फ्यूचर में एआई बहुत हेल्प तो करेगा वैद्यों, क्योंकि अभी कैसे एक केस टेकिंग का हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है, जिसके बारे में हम बहुत चीजें पूछते हैं, दर्शन परीक्षा करते हैं, प्रश्न परीक्षा करते हैं। तो इस सब में आधा पौना घंटा तो जाओ, चाहे वो क्वेश्चंस हमारे सिमिलर हो, जो बेसिक रहता है, हाइट वेट हो गया, बेसिक नाम वगैरह हो गया, जो इंडिविजुअल जो चीफ कंप्लेंट्स रहती है पेशेंट की वो हो गई। तो ये सब डेटा अगर एआई शुरुआत को पूछे तो डॉक्टर को उसकी बहुत हेल्प हो। वो कभी किसी को मतलब पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक रिकमेंडेशन नहीं दे पाएगा। वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है कि हाँ, आप इन चीज़ों, आयुर्वेदा में ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे हम अभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो आधे पेशेंट आते हैं वो गूगल पेशेंट हैं। उन्होंने सारा रैंडम रेमेडीज ट्राई किया रहते हैं, उन्होंने गूगल से बहुत सारे तौर तरीके सीखे रहते हैं, और वो आके हमें डायरेक्टली डायग्नोसिस भी बता देते कि हमें ये हुआ है, अभी आप सिर्फ ट्रीटमेंट दे दो। तो ये सब चीजें अभी भी हो रही है। एआई की वजह से शायद वो ट्रीटमेंट भी बोलेंगे और बोलेंगे कि सिर्फ हमें आप मेडिसिन दे दो। जी जी, या फिर ये कि मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, सही है या गलत है, खाली ये पूछने आएंगे उसके बाद में। शायद पूछेंगे भी नहीं, बोलेंगे हमने सब जगह से रिसर्च कर लिया है, तो अभी आप सिर्फ हमें दे दो, ये बना हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम आपसे लेने आएंगे। पर ये हो गया, ये चीज अभी चल रही है, ये शायद एक्सेलरेट होगी, बट कभी भी वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रकृति रहता है, लाइफस्टाइल रहता है, और बहुत सारी चीज ऐसे रहती है जो पेशेंट डॉक्टर को अच्छे से भी नहीं बताए। वो हमें बहुत पूछ के, क्वेश्चंस कर करके, ट्रिक क्वेश्चंस करके उनसे वो आंसर्स निकलवाने पड़ते हैं कि शायद आपने ये खाया होगा, अब याद करो आपने 2 दिन पहले शायद पूरन पोली खाई होगी, जिसकी वजह से आप, नहीं हमने कुछ नहीं खाए, नहीं हमने तो सारे पथ्य अच्छे से फॉलो किए। ये पेशेंट का रहता ही है, बट पूछना पड़ता है, वो चीज एआई नहीं कर पाए, क्योंकि वो विश्वास करेगा कि इंसान शायद कुछ बोल रहा है तो सही ही बोल रहा है हमें। तो वो जो एम्पैथेटिक नेचर जो रहता है, वो शायद इमोशनल टच जो रहता है वो एआई के पास नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा क्लिनिकल ट्रायल में उसका डिफरेंस आए, क्योंकि क्वेश्चनिंग और एग्जामिनेशन कितना भी हो, एआई सिर्फ सपोर्ट करेगा, एआई का भी रिप्लेस नहीं कर पाए। ये भी तो होता है मैम आप लोग साथ में, जैसे आप पेशेंट को देख कर भी पता लगा लेंगे ना कि इसने इसे क्या हो रहा है, मतलब पर वो एआई कभी नहीं कर पाएगा। Exactly. उसे जितना बताया जाएगा सिर्फ वो उतना ही आपको जवाब दे पाएगा। बराबर है। अभी आप भी देखो ना, अभी आप भी कुछ ना कुछ एआई यूज करते ही रहेंगे, शायद चैट जीपीटी हो गया, जब जेमिनाई हो गया, इतनी चीजों के लिए, बट वो जो रिजल्ट आंसर आता है उसका हम कहीं ना कहीं किसी को पूछ लेते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको क्या लगता है, क्या वो सही है, जिसको एक्सपीरियंस्ड हो, जो हमारे गुरु हो, तो उनका एक्सपीरियंस कभी भी कोई कंपेयर, क्योंकि उन्होंने देखा रहता है कि थोड़ा सा अगर किसी भी चीज में पिप्पली ज्यादा हो गई तो पेशेंट को रिजल्ट क्या आएगा, और पिप्पली कम हो गई तो पेशेंट को रिजल्ट क्या आएगा। इतनी छोटी सी मात्रा भी पेशेंट पे इतना डिफर करती है। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनका, इतनी मात्राएं उन्होंने देखी है, तो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस कभी भी रूल करता है ओवर एनीथिंग एल्स। आज एक आयुर्वेदिक फिजिशियन अपने डेली प्रैक्टिस में एआई का उपयोग किन प्रैक्टिकल तरीकों में कर सकता है? पहले तो हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए एआई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट के जो डेटा रहता है वो हमें उसी पे फीड कर दिया, तो फॉलोअप के लिए हम एआई का यूज़ कर सकते हैं कि अभी 10 दिन के बाद शायद हमें याद ना रहे पेशेंट को, इंडिविजुअल कोई प्रैक्टिस कर रहा है और टीम प्रैक्टिस कर रही है, तो फिर टीम के बारे में तो ठीक है, कोई ना कोई रहता है जो ये चीज़ें देखेगा, पर उनका भी काम इस चीज़ से हल्का होगा, प्लस जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी काम हल्का होगा कि हमने एआई को एक बार फीड कर दिया, ये पेशेंट इस दिन पे इस टाइम पे आया था, अभी इनको 10 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाना है, तो वो खुद से ऑटोमेशन टेक्स्ट भेज देंगे उन्हें कि ये है, आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप प्लीज कॉल करके कंफर्म कर दीजिए। या फिर किसी को मेडिसिन के लिए शायद उनके 10 दिन के मेडिसिन खत्म होने वाले हो, फॉलोअप नहीं चाहिए, सिर्फ मेडिसिन चाहिए, तो हम एआई ऑटोमेटेड रिमाइंडर भेज सकते हैं उन्हें कि आपके मेडिसिन खत्म होने को आए हैं, आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए, मेडिसिन लेके जाइए। किसी को कभी कभी हमें लगता है कि डॉक्टर फोन नहीं उठाते हैं, डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं, तो हम एक वॉइस नोट पेशेंट भेज देते हैं कि इस चीज के लिए हमें दिखाना था, तो एआई डॉक्टर को हेल्प करेगा कि इस पेशेंट ने इस टाइम पे इस चीज के लिए कॉल किया,
तो पूरा कॉल रिकॉर्डिंग या वापस कॉल करने से जो टाइम बचेगा वो सिर्फ एक लाइन में हमें दिखेगा कि इस रीज़न के लिए कॉल किया था। तो हम कॉल पे डायरेक्टली बात कर पाएंगे कि ये आपका चीज़ था, आप प्लीज़ इस बारे में आपने कॉल किया था। तो डॉक्टर को भी ईजी हो जाएगा। डॉक्टर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसका हेल्प कर सकते हैं कि 10 पेशेंट हुए हैं इस हफ्ते में, या फिर इस हफ्ते 20 पेशेंट, 100 पेशेंट, किन किन डॉक्टर की तो ओपीडी दिन की 100-200 तक जाती है। तो उन्हें ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदा करेगी जब वो पूरा डॉक्यूमेंट किसी सॉफ्टवेयर को दे देंगे और वो सॉफ्टवेयर सब समराइज करेगा, और ये सॉफ्टवेयर जब एआई असिस्टेड होगा तो एआई हमें उसका आउटपुट भी बताए। तो डॉक्टर इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेंट्री के लिए डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं कि ये औषधियाँ इतनी बची थी, इतनी अभी ख़त्म हो गई है। बहुत सारे रिसर्च सपोर्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि पेशेंट को हमें इन पेशेंट में ये सिम्टम्स दिखे थे, तो अभी इसका रिसर्च कुछ करना है क्या, हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, रिसर्च के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी अभी तो एआई इतना वास्ट हो गया है कि हमें सिर्फ फेस देना रहता है और वो पूरा वीडियो बना लेते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन हो गया, एआई को सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक देना है, हमारा फेस देना है, और पूरा कंटेंट वही क्रिएट करेंगे, वही अपना स्केड्यूल करेंगे और वही इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए हेल्प हो गया। कभी कभार हमें जब मास्टर्स के लिए रहते तो पेपर प्रेजेंटेशन रहता है ना, पेपर प्रेजेंटेशन का जो डेटा है उसके लिए हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक हम जो गूगल पे या किसी सर्च इंजन पे ढूंढ रहे थे और हमें ऐसे वास्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, अभी एआई के वजह से हमें एक पर्सनलाइज्ड और ऐसे समराइज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यही ज़रूरी है, हमें यही चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो इससे हमें टाइम हमारा बचता भी है और टाइम ज़्यादा एफिशिएंटली और वैल्यूबली हमारा स्पेंड होता है। जो रिसर्च स्कॉलर है उनके लिए तो गेम चेंजर हो सकता है एआई। डेफिनेटली हो सकता है। रिसर्च कितना एफिशिएंटली और कितने ज़्यादा साइटेशंस हमें मिलेंगे। किसी पुराने पेपर्स रहेंगे, जैसे अभी तक पबमेड पे जाओ या फिर इधर जाओ उधर जाओ उतने ही मिलते थे। अभी अगर उतना एआई वास्ट है, एआई अगर उतना अच्छे से ट्रेंड है, तो हमें बहुत ज़्यादा साइटेशंस मिलेंगे। जैसे छोटे पेपर जो हमने कभी देखे भी नहीं होंगे वो भी शायद हम ढूंढ निकाल पाएंगे इसके वजह से। क्या एआई ड्रग डिस्कवरी, फाइटोकेमिकल एनालिसिस और मेडिकल प्लांट्स की स्क्रीनिंग में आयुर्वेदिक बेस्ड इनोवेशन को तेज कर सकता है? शायद मुझे ऐसा लगता है एआई मतलब उन्होंने ऑलरेडी ये एरिया एक्सप्लोर किया है, नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च जो हम कहते हैं उसके बारे में। तो उसके बाद इसमें आई थिंक आइडेंटिफाइंग अ प्रॉमिसिंग फाइटोकेमिकल्स जो रहते हैं किसी भी ड्रग्स में, वो फाइटोकेमिकल्स हो गया, उसका प्रेडिक्ट करना है इंटरेक्शंस क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग बॉटनिकल उसका डेटा हो गया। तो शायद उन चीज़ों में ड्रग डिस्कवरी में और प्लांट मेडिसिन में हमें इसका यूजफुलनेस मिल सकता है। पर हाउएवर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन जो हम बोलते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट हम करके जो उसका डेटा निकालते हैं वो उसमें फिर भी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि हम फाइटोकेमिकल्स हो गए या फिर जो भी चीज़ें हम रिसर्च में डालेंगे, ड्रग इन्वेंशन में डालेंगे, वो दिखेगी हमें, उसका डेटा मिल जाएगा, बट उसका काम कितना हो रहा है वो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेरिमेंट पे ही आएगा कि ये एक्सपेरिमेंट करके फिर ही हम उसका फाइनल आंसर या फाइनल रिसर्च बता सकते हैं। पेशेंट एजुकेशन के लिए एआई आधारित मल्टीलिंगुअल चैटबॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट कितने उपयोगी हो सकते हैं? दे कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, क्योंकि इससे क्या होगा तो पेशेंट को डेली रूटीन्स बताने में इजी हो, एडवाइस जो देने रहते हैं वो इजी हो जाएगा। डाइटरी प्रिंसिपल्स के आंसर्स पेशेंट को फटाक से मिल जाएंगे। पेशेंट हर बार कॉल करके पूछते हैं ये खाना चाहिए क्या, ये खाना चाहिए क्या। तो जो अगर हमने एआई को फीड करते हैं कि इस डिसीज में सिर्फ इतना ही खाना है, उनको सिर्फ इतना ही बोलना है, तो पेशेंट जो हमें कॉल करते हैं हम नहीं उठाते, फिर वापस कॉल करते हैं, फिर हमें कभी टाइम नहीं रहता, उन्हें कभी टाइम नहीं रहता, ये जो मिसकम्युनिकेशन या ये होता है ये बचने वाला है इसके। तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग और मेडिकेशंस वो सिर्फ डॉक्टर करेंगे, बट उनका जो सीजनल डाइटरी एडवाइस रहेगा, पथ्य रहेंगे, अपथ्य रहेंगे, वो सब हम एआई पे सौंप सकते हैं। तो चैटबॉट मतलब एआई के चैटबॉट्स डेफिनेटली पेशेंट को यूज कर रहेंगे। मैम, एआई जितना पावरफुल है उतने ही इथिक्स कंसर्न भी होते हैं इसमें, तो एआई का उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दिस इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन एआई के इसमें कि एआई शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट पब्लिक प्राइवेसी, पेशेंट्स प्राइवेसी जो भी रहेगी, क्योंकि बहुत इंटीमेट डिटेल्स हमारे साथ शेयर होती है, और अगर हम वो कैजुअली लेंगे तो शायद किसी को बुरा लग सकता है, किसी के और कुछ एथिकल कंसर्न्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो प्राइवेसी पहले बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट है। देन डेटा सिक्योरिटी है, क्योंकि इतना डेटा हम पेशेंट का लेते हैं, चाहे नॉट जस्ट
मेडिकल डेटा, उनका बहुत सारा बैंक का डेटा रहता है हमारे पास, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हमसे होते हैं, तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ क्यों बताई गई है, ऐसी चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। या फिर वो जो AI जो हमें एविडेंस बताएगा, वो एविडेंस कहाँ से आया है वो हमें पता होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी इज द थर्ड पॉइंट। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी शुड नो एंड इट शुड नो कि उसका लिमिट कहाँ तक, उसको लिमिटेशंस आते हैं, वो लिमिटेशंस उन्होंने AI ने भी जाननी चाहिए, डॉक्टर ने भी जाननी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसको कुछ लिमिटेशंस आएंगे, तो हम अपनी एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस इसमें हमेशा इन्वॉल्व करें, हमेशा सोचे, इसको हम कभी भी फॉर ग्रांटेड ना ले कि जो भी ये बोलेगा हमेशा सही बोलेगा। तो इससे क्या होगा, पेशेंट शुड ऑलवेज नो दैट व्हाट दे आर इंटरेक्टिंग इज विद AI एंड नॉट एन एक्चुअल पर्सन। कि ट्रस्ट कभी रिप्लेस नहीं हो सकता, अपना ट्रस्ट किसी और पे नहीं डालना है, वो हमेशा किसी इंसान पे ही जाना चाहिए। मैम, जो लोग AI से डरते हैं कि AI डॉक्टर की जगह ले लेगा, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मतलब AI और आयुर्वेद का रिश्ता कैसा होना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्योंकि हमें AI से कभी डरना नहीं है। हम, इन माय ओपिनियन, डायग्नोसिस इन आयुर्वेदा इज मच मोर देन जस्ट मैच मेकिंग, सिम्टम्स को मैच करना। उसके अंदर जैसे मैंने पहले बोला, दर्शन आता है, स्पर्श आता है, किसी ऑब्जर्वेशन मतलब वैदिक ऑब्जर्वेशन आता है, प्रश्न परीक्षा आती है, एग्जामिनेशन आता है, अंडरस्टैंडिंग द होल प्रकृति हम जिसको बोलते हैं वो, उसके लिए क्वेश्चनिंग आता है। तो ये सब ये क्लिनिकल जजमेंट है, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे, एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी का हम असिस्टेंस देंगे, पर हमारा हमेशा हायर ग्राउंड रहेगा। कोई भी क्लिनिशियन, कोई भी वैद्य हमेशा एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेगा जब AI की बात आए, क्योंकि हमें उससे सिर्फ, और इसमें गलती कभी कभी इंसान कर जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो हर चीज के लिए, किसी पे भी या किसी भी चीज पे, तो जब वो चीज निकल जाती है तो हमें हैंडीकैप फील होता है। इसीलिए हमें कभी भी डिपेंडेंसी नहीं मेंटेन करनी है AI पे। अगर कल को AI निकल गया हमारे लाइफ से तो हम उतने ही अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमें खुद पे मेंटेन करना है। क्लासिकल विजडम या मॉडर्न साइंस एविडेंसेस, रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंस और एक एक्सपेरिमेंट क्लिनिकल जजमेंट, ये 4 पॉइंट्स हमें AI के लिए हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी हेल्थ केयर को रिप्लेस नहीं करेगा। चाहे वो 10 डॉक्टर का काम वो अकेला कर पाए, बट उसको सुपरवाइज करने के लिए हमेशा एक डॉक्टर, एक वैद्य इम्पोर्टेंट है। तो मेरा फ्यूचर एडवाइस यही रहेगा कि हम कितने भी AI को हायर ग्राउंड दे, जैसे ना करते हुए खुद पे कॉन्फिडेंस मेंटेन करें, अपने क्लासिकल टेस्ट पे कॉन्फिडेंस रखे, अपने मेडिसिन पे कॉन्फिडेंस रखे, जो ट्रीटमेंट हम देने वाले हैं उसमें खुद पे कॉन्फिडेंस रखे, तो ट्रीटमेंट सफल आएगी। एट द एंड ऑफ द डे डोसेज मेंटेन करना, एक छोटा सा अप एंड डाउन जो क्वांटिटी रहेगा वो मेंटेन करना, वो सिर्फ और सिर्फ एक वैद्य का, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किसी पे ब्लेम डाल के या फिर किसी को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे कि हमारा सब कुछ उसके हाथ में चले जाए, क्योंकि ब्लेम हम किसी AI पे नहीं डालें। अगर कल कोई कुछ मेडिको लीगल केस हो गया तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ये हमें ChatGPT ने बताया था, ये हमें क्लॉड ने बताया था। वो तुम्हें असिस्ट ही कर रहा था, उसका नाम में भी असिस्टेंस है। तुम्हारा डिसीजन था कि तुम इतने क्वांटिटी में क्यों दिए हो किसी पेशेंट को वो मेडिसिन, या फिर ये सब तुम्हें दिख रहा था फिर भी तुमने इस पे भरोसा क्यों नहीं रखा, तो ये तुम्हारी गलती है। तो सब कुछ अवॉइड करने के लिए खुद पे और खुद के मेडिसिन पे और खुद के पैथी पे पूरा कॉन्फिडेंस रखे, पेशेंट तो ट्रीट होने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच हमसे कनेक्ट होने के लिए और AI और आयुर्वेदा के बीच में कनेक्शन बताने के लिए। थैंक यू सो मच, इट इज़ अ प्लेजर ऑफ माइन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके टीम को मिलके। हम आगे भी बहुत सारी बातें करते रहेंगे और AI का फुल्ली यूज करेंगे। बिल्कुल मैम, नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी आप लोगों से फिर से मिलना होगा। तब तक आयुर्वेद से जुड़े रहिए, हेल्दी रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच।